नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त्र में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहली खबर की बात करते हैं तो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। अभी दोस्तों हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारतीय सेना को अब इमरजेंसी में यानी कि आपातकाल में हथियार खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। लेकिन अब इसमें एक और नया अपडेट आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारतीय सेना अब केवल मेक इन इंडिया हथियार ही खरीदेगी। इस बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सेना अब इन शक्तियों का इस्तेमाल फास्ट ट्रैक रूट के तहत महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियों को खरीदने के लिए तो करेगी ही, जिसमें कि स्वदेशी हथियारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोस्तों ये जो इमरजेंसी पावर है वो सेना को युद्ध के लिए बेहतर तैयारी करने के लिए किसी भी नए या फिर मौजूद उपकरण को जल्दी से प्राप्त करने की क्षमता देगी। दोस्तों अगली खबर गोरखा रेजिमेंट को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों नेपाल में अब चुनाव होने वाले हैं और इस बीच अग्निपथ का एक मुद्दा शेर बहादुर देउबा की सरकार के लिए सरदर्द बन गया है। हालांकि नेपाल की सरकार भी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे कि उन्हें चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़े। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना के तहत नेपाल के गोरखा नौजवानों को भारतीय सेना में भर्ती किया जाना है। इसके लिए गोरखा रिक्रूटमेंट डिपो गोरखपुर और दार्जिलिंग ने नेपाल के बुटवल और धरान में भर्ती रैली की तारीख की भी घोषणा कर दी है। दरअसल 25 अगस्त से 7 दिसंबर तक नेपाली गोरखाओं के लिए भर्ती रैली होनी थी और धरान में 19 से 26 सितंबर तक, लेकिन अब ये तारीख टलने जा रही है। नेपाल की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत ने नेपाल की सरकार से इन तारीखों पर अनुमति मांगी थी, क्योंकि दोस्तों नेपाल की सरकार ही भर्ती रैली स्थल पर सुरक्षा मुहैया कराती है। दरअसल नेपाल को अब ये टेंशन हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय सेना में नेपाली गोरखा 1947 में ब्रिटेन, भारत और नेपाल के बीच हुई त्रिपक्षीय संधि के तहत ये भर्ती की जाती है। लेकिन दोस्तों अभी भारत सरकार ने अपनी जो नई नीति में जो बदलाव किया है अग्निपथ को लेकर, उससे हालांकि इस संधि का कोई उल्लंघन नहीं होता है, लेकिन नेपाल ने कहा कि हमारी कुछ चिंताएं हैं और ये बात सही है कि इस संधि में सेवा अवधि का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन नेपाल ने कहा कि हमारी टेंशन ये है कि 4 साल भारतीय सेना में रहने के बाद नौजवान वापस आएंगे, वे क्या करेंगे? उनके पास फौज की आधुनिक ट्रेनिंग होगी और ऐसे में इस बात की आशंका है कि उनकी ट्रेनिंग का कोई दुरुपयोग ना कर ले। दरअसल दोस्तों यहाँ पर नेपाल ने एक और चिंता जाहिर की है, वो ये है कि जब ये गोरखा भारतीय सेना से 4 साल में वापस आएंगे तो ये कहीं नेपाल के जो हिंसक गुट हैं उनमें ना शामिल हो जाए। ऐसे में नेपाल के लिए एक बड़ी मुश्किल हो सकती है और यही वजह है कि नेपाल कह रहा है कि हम भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि नेपाल की चिंताओं को देखने की जरूरत है। हालांकि दोस्तों नेपाल की तरफ से ये वाकई में एक बड़ी टेंशन हो रही है और इसके लिए एक समाधान जरूर भारत की तरफ से निकाला जाएगा और जल्द ही निकाला जाएगा। दोस्तों अगली खबर फ्रांस से आ रही है। दरअसल दोस्तों 24 जो रिटायर्ड फ्रांसीसी वायुसेना के मिराज 2000 यानी कि मिराज 2000 थे, जिन्हें भारत ने फ्रांस से खरीदा था, अब कहा जा रहा है कि भारत में मिराज 2000 बेड़े के 2 स्क्वाड्रंस को बनाए रखने के लिए लगभग 300 प्रकार के जो उपकरण और सिस्टम है, इसे फ्रांस 2035 के मध्य तक जारी रखेगा। यानी कि मिराज 2000 भारतीय वायुसेना में 2035 तक सेवा देते रहेंगे। दरअसल दोस्तों ये जो 24 पुराने फ्रांसीसी मिराज 2000 है, जिन्हें स्टोरेज में रखा गया था फ्रांस में, वो समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत आने लगे हैं और इन विमानों का इस्तेमाल उनके पैनल से लेकर एयरफ्रेम संरचना तक वर्तमान बेड़े को बनाए रखने के लिए किया जाएगा, क्योंकि विमान का उत्पादन पहले ही बंद हो चुका है और इसके कई विमान वर्तमान ऑपरेटरों ने जो इसका इस्तेमाल कर रहे थे उन्होंने रिटायर करना भी शुरू कर दिया है। यानी दोस्तों कुछ साल पहले रिटायर्ड हुए फ्रांसीसी जागुआर विमान को भी भारत में स्थानांतरित कर दिया गया था ताकि 2034 तक जागुआर विमानों को भारतीय वायुसेना के बेड़े में बनाए रखा जा सके। दोस्तों मिराज 2000 का एक अच्छा ट्रैक रहा है और आपको मालूम है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में मिराज 2000 ने अपनी भूमिका निभाई थी। कारगिल युद्ध में तो गेम चेंजर साबित हुआ था और यही वजह है कि 2034 तक भारतीय वायुसेना इन्हें बनाए रखेगी और फ्रांस की तरफ से भी पूरी सहायता मुहैया कराई जाएगी। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो ग्रीस और भारत को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों भारतीय वायुसेना प्रमुख के ग्रीस दौरे से पाकिस्तान और तुर्की दोनों को मुश्किलें आ रही है। दरअसल दोस्तों भारतीय वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी जल्द ही ग्रीस की यात्रा करने वाले हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रीस के पास राफेल और F-16 विमान है और भारत ग्रीस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके F-16 की कई सारी जानकारी जुटाना भी चाहता है, जो कि शुरू भी कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी F-16C/D है। दोस्तों इसके अलावा भारत और ग्रीस एक महत्वपूर्ण योजना पर भी काम करने वाले हैं, जिसमें कि तुर्की का ये जो बैराकटर ड्रोन है उसे काउंटर कैसे किया जाना है, क्योंकि ये ड्रोन पाकिस्तान को भी मिल चुका है। दरअसल दोस्तों तुर्की और पाकिस्तान के ड्रोन के खतरों का मुकाबला करने के लिए ग्रीस और भारत ड्रोन रक्षा टेक्नोलॉजी पर सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात और सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों ग्रीस भारत के साथ तुर्की निर्मित ड्रोन की उड़ान विशेषताओं और इसके रडार सिग्नेचर का डेटा भी भारत के साथ शेयर कर सकता है, क्योंकि ग्रीक सेना ने ग्रीक द्वीपों पर नियमित रूप से उड़ने वाले तुर्की ड्रोन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी एकत्रित कर रखी है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ड्रोन आकार में छोटे हैं और रडार पर पता लगाना इनका मुश्किल होता है, लेकिन
कुछ भी जानकारी हासिल होती है भारत को, तो ये पाकिस्तान के साथ किसी भी संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जिसमें खास करके तुर्की निर्मित ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके लिए ये बात कही जा रही है। इसके अलावा ग्रीस भारतीय ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को भी खरीद सकता है, जिसे राफेल विमान के साथ एकीकृत किया जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मोस का एक छोटा और हल्का संस्करण ब्रह्मोस NG तैयार हो रही है और ये फ्रांसीसी राफेल के साथ इंटीग्रेट की जा सकती है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि DRDO से आ रही है। दोस्तों, DRDO की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को तैयार कर रही है, जो कि एक नए प्रोजेक्ट के तहत तैयार हो रही है। इस प्रोजेक्ट का नाम ET-LDSCM है, जो कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल पर ही आधारित होगा। DRDO का लक्ष्य है कि वो 1000 सेकंड्स का कंबशन हासिल कर सके, जिससे कि मिसाइल को 2000 किलोमीटर रेंज मिल पाएगी। और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने थर्मल प्रोटेक्शन टाइल्स की भी खरीद शुरू कर दी है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए, जो कि इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के इंसुलेशन का उद्देश्य पूरा करेगी, खास करके वातावरण में इस मिसाइल के एरोडायनेमिक हीटिंग के लिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि रशिया से आ रही है। दरअसल दोस्तों, रशिया की सप्लाई चेन अब बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है प्रतिबंधों की वजह से, और यही वजह है कि रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री अब भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का रुख कर चुकी है, जिससे कि भारत को लगातार स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति की जाएगी और जो भारतीय इंजीनियर्स हैं वो रशियन क्लाइंट्स के उद्देश्यों की पूर्ति करते रहेंगे। रोस्टेक कॉर्पोरेशन ने कई भारतीय कंपनियों को अप्रोच किया है, जिसमें आर्मर्ड व्हीकल निगम, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया और यंत्रा इंडिया लिमिटेड है। कहा जा रहा है कि इन्हें आर्टिलरी, टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य चीजों के लिए पार्ट्स मुहैया होते रहेंगे, और ये कंपनियां पिछले कई दशकों से लाइसेंस के तहत रशियन सिस्टम्स को भी बना रही है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मझगांव शिप बिल्डर ने कहा है कि दूसरा P-15B डिस्ट्रॉयर INS मोरमुगांव को अगले महीने भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा, और तीसरा P-15B डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल का ट्रायल इस साल शुरू हो जाएगा और इसे 2024 तक भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा मझगांव शिप बिल्डर 6 नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स के ऑर्डर को भी देख रहा है, जिसका ऑर्डर भारतीय नौसेना 2025 से देगी, और इसकी कुल लागत $7.5 बिलियन होगी। इसके अलावा 5वीं कलवरी क्लास की जो पनडुब्बी है वो अपना आधा समुद्री परीक्षण पूरा कर चुकी है, और इसे 2022 के अंत तक भारतीय नौसेना को दे दिया जाएगा, और छठी और आखिरी सबमरीन को 2024 में भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि DRDO से आ रही है। दोस्तों, DRDO ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है भारतीय सेना के साथ मिलकर, और ये परीक्षण पोखरण फायरिंग रेंज राजस्थान में किया गया। 90 किलोमीटर रेंज वाली पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट को प्राइवेट सेक्टर की फर्म इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने बनाया है, जिसे कि DRDO ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हस्तांतरण की थी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना से आ रही है। दरअसल भारतीय नौसेना ने दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर की लॉबिंग के ऊपर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि अगर स्पेशल फंड सीधा भारतीय प्रधानमंत्री के ऑफिस से मिल जाता है तो भारतीय नौसेना नए एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन की तरफ आगे बढ़ेगी, जो कि 65,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। और अगर भारत सरकार नौसेना को एक सुरक्षित बजट भी देती है तो भारतीय नौसेना अपने बजट फंड का इस्तेमाल कर सकती है और फिर 55,000 टन वाले एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, अगली खबर कोलंबिया से आ रही है। कोलंबिया ने इजराइल के सरप्लस F-16 फाइटर जेट्स के ऑफर को ठुकरा दिया है, जो कि इजराइल के अंडर स्टोरेज में पड़े हुए हैं, और अब कोलंबिया अमेरिका, स्पेन, स्वीडन और भारत के ऑफर पर विचार करना शुरू कर चुका है, जिन्होंने अपने अपने फाइटर जेट्स पेश किए हैं, जिसमें कि F-16 ब्लॉक 70, यूरोफाइटर, ग्रिपिन E और तेजस मार्क 1 फाइटर जेट है। हालांकि दोस्तों, कोलंबिया वित्तीय संकट से भी गुजर रहा है और उनको इन फाइटर जेट्स की खरीद के लिए एक लंबी अवधि का सॉफ्ट लोन भी चाहिए, और कहा जा रहा है कि वो संभावित किसी भी फाइटर जेट को चुनती है तो उनके साथ इसी तरीके की डील वो करेगी, जिसमें कि लोन की एक लंबी अवधि होगी और उस हिसाब से पेमेंट की जाएगी। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ। भारत सरकार ने पाकिस्तान की तरफ ब्रह्मोस मिसाइल छोड़े जाने के मामले में भारतीय वायुसेना के 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने कहा था कि 9 मार्च को ब्रह्मोस मिसाइल का दागा जाना एक दुर्घटना थी। इस मामले में तथ्यों का पता लगाने और जिम्मेदारी तय करने के लिए उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई थी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में 3 अधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रिया का उल्लंघन यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स होते हैं उनका उल्लंघन करने का दोषी पाया गया और इन अधिकारियों को इस दुर्घटना का जिम्मेदार ठहराया गया और केंद्र सरकार ने उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी और भारतीय वायुसेना ने भी इन अधिकारियों को बर्खास्त करने का आदेश दे दिया है। लेकिन दोस्तों, बड़े आसानी से हम इस खबर को बता रहे हैं, लेकिन भारत का ये एक कमजोर रवैया है और क्या जरूरत है इतना बड़ा कदम उठाने की। क्या आपने पाकिस्तान से पूछा है कि जब उसने पुलवामा में अटैक किया था तो उसने कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कितने सैनिक हमारे वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, उनका जिम्मेदार कौन है, हाफिज सईद को कितना संरक्षण पाकिस्तान ने दे रखा है। दोस्तों, मैं पर्सनली कहूंगा मुझे बहुत बुरा लगा है
ये कोई एक्शन लेने वाली बात नहीं थी। जिम्मेदारी हालांकि बहुत बड़ी चीज है। ये मिसाइल जो दागी गई थी उसमें वॉरहेड नहीं था। अगर वॉरहेड होता तो न जाने कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हो जाता। चीजें बहुत सारी होती है, टेक्निकल फेलियर्स भी होते हैं। आपने सीधे तौर पर 3 जो ऑफिसर्स थे उनको निकाल दिया, जिसमें कि कमांडिंग ऑफिसर, विंग कमांडर और स्क्वाड्रन लीडर है। थोड़ा सा भी सोच लिया होता कि केवल दिखाने के लिए ये कार्रवाई कर देते, बोलने की भी क्या जरूरत थी। ढिंडोरा पीट दिया है भारत सरकार ने कि हमने 3 वायुसेना के कर्मियों को बाहर कर दिया है, वो भी तत्काल प्रभाव से। और पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, जिसमें कितने सैनिकों को आहत होना पड़ता है, फिर टेररिस्ट को भारत में भेजता है। तो भारत सरकार क्या टिट फॉर टैट की नीति अपना रही है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा किया जा रहा है। ये दोस्तों बहुत गलत किया गया है। मैं पर्सनली कहता हूँ, शायद आप मेरी बात से कुछ लोग सहमत ना हो, लेकिन मैं आपसे कमेंट में पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार ने इन 3 अधिकारियों को निकालकर अच्छा किया? क्या मैसेज दिया है? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों अगली खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक से इतर कजाक और बेलारूस के अपने समकक्षों के साथ उन्होंने द्विपक्षीय मुलाकात की है। इस दौरान रक्षा और सुरक्षा सहयोग के साथ साथ आपसी हितों के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के मौजूदा सभी पहलुओं और आपसी हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा की। हमने रक्षा सहयोग को और गहरा करने पर आपसी सहमति भी व्यक्त की है। इसके अलावा द्विपक्षीय रक्षा संबंध के विस्तार की समीक्षा भी की गई और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में आतंकवाद से एक साथ लड़ने और आतंकवाद के सभी स्वरूपों को समाप्त करने का शंघाई सहयोग संगठन से आह्वान किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। उन्होंने आगे बताया कि भारत सभी प्रकार के आतंकवाद से लड़ने और क्षेत्र को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय सेना से आ रही है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल लॉरेंस खुलकेनी ने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी के साथ मुलाकात की। बता दें कि इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के सेना प्रमुख ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से जनरल 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अगली खबर दोस्तों पाकिस्तान से आ रही है। गुलाम कश्मीर को प्रांत बनाने की पाकिस्तान की चाल एक बार फिर से धरी की धरी रह गई। काफी विरोध वहां पर हो रहे थे। इस वजह से इस क्षेत्र को प्रांत का दर्जा देने के लिए लाया गया 15वां संविधान संशोधन पाकिस्तान ने वापस ले लिया। खबर ये भी आ रही है कि गुलाम कश्मीर के अंतरिम संविधान में 15वें संशोधन विधेयक को पारित कराने के पाकिस्तानी सरकार के प्रयास के बाद असेंबली ने इसे वापस लेने का फैसला लिया है। विधेयक में स्थानीय निकायों के लिए अलग से निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रस्ताव व्यक्त किया गया था और ये विधेयक 13 अगस्त को पेश किया गया था। दरअसल 15वां संविधान संशोधन गुलाम कश्मीर का संवैधानिक दर्जा निर्धारित करने का 24वां प्रयास था। 1947 में अवैध रूप से, आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा इस क्षेत्र के लोगों ने भी इस्लामाबाद के द्वारा अपना अधिकार हड़पने के विरोध में हिंसक प्रदर्शन भी किए थे। पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इस क्षेत्र में गहरा असंतोष है। इस बात को लेकर लोग असंतुष्ट है कि उनके बारे में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले पाकिस्तान उन्हें भरोसे में नहीं लेता। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।